हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 के लिए जो यूनिट 5 है, जिसमें भारत का संविधान और मध्य प्रदेश का संविधान दिया हुआ है, उसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं संविधान सभा, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के डीपीएसपी एंड मूल कर्तव्य। तो देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो यूनिट 5 में ये मेंशन है, इसमें हमें इंडिया की और एमपी की संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम कवर करने वाले हैं संविधान सभा, और साथ में हम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और साथ में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के बेसिस पर हम ये दोनों पॉइंट्स जो भारतीय राज्य व्यवस्था से हैं, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था से, उनको हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, उसमें हम संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और पार्लियामेंट, और साथ में कोशिश करेंगे कि जो हमारे संवैधानिक संशोधन हैं, इनको कवर किया जाए। तो 2 लेक्चर, 1 दिन में 2 लेक्चर आएँगे। 2 लेक्चर के माध्यम से आप देखेंगे कि 2 दिन में हम इस पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। जैसे आज शाम को भी एक लेक्चर आएगा, जिसमें हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था और संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद के बारे में। उसके बाद जो संवैधानिक संशोधन रह जाएगा, इसको कवर करेंगे हम राष्ट्रपति, जो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग हैं, और साथ में उसमें हम संवैधानिक संशोधन को कवर। फिर बच जाएँगी ये 3 सब यूनिट्स हैं, यूनिट 5 के अंदर, जो है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, जिसमें हमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मुख्यतः राज्यपाल को, यहाँ के मंत्रिमंडल को, यहाँ की विधानसभा को और हाई कोर्ट को पढ़ना है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो जो टॉपिक दिया हुआ है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। फिर मध्य प्रदेश में हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन को कवर करना है, और देन हम मध्य प्रदेश में सुशासन को कवर करने वाले हैं। तो 2 दिन के भीतर हम इस पूरी यूनिट 5 को कवर करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आज का टॉपिक है हमारा। पहला हम टॉपिक कवर करने वाले हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंग्लिश के जो टर्म है मैं प्रोनाउंस करता जाऊंगा, तो आप लोग लिख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम से हो। बाकी हिंदी मीडियम वाले पूरा फोकस रखेंगे। चलिए, तो हमें बात करनी है संविधान सभा की। सबसे पहले संविधान सभा क्या है, संविधान सभा किसे कहते हैं, है ना, और संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, इन सारी बातों पे हमें डिस्कस करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, तो इसकी सबसे पहले अवधारणा, अवधारणा को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में इसकी अवधारणा देने वाला पहला व्यक्ति कौन है, जिसने सबसे पहले संविधान सभा का कॉन्सेप्ट दिया था? तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका नाम है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, इन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया संविधान सभा का, और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ब्रिटेन। क्लियर है? दूसरा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका कार्य क्या है? या सबसे पहले हम कहेंगे ये है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो हमारा जवाब हो सकता है दोस्तों, जो संविधान सभा है यह है जनप्रतिनिधि, यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो, उनका समूह है। यानी ये ग्रुप है, ग्रुप यानी कि समूह है एक। किसका समूह है? तो आप बताएंगे यह जनप्रतिनिधियों का समूह है। जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो जनप्रतिनिधियों का समूह है, और ये जनप्रतिनिधि का जो समूह बना है, ये कैसा है? ये इलेक्टेड होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं। तो हम कहेंगे संविधान सभा क्या है? संविधान सभा एक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का समूह है। क्लियर है? परिभाषा बन गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, संविधान सभा का कार्य क्या है। ये जो जनप्रतिनिधि आए हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है, फंक्शन क्या है इसका? तो दोस्तों, संविधान सभा का मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कह सकते हैं संविधान का निर्माण। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स हमने फैक्ट कवर किए। अब देखिए दोस्तों, संविधान सभा बेसिकली संविधान का निर्माण करेगी, तो हमें समझना है ये संविधान क्या है। बस 2 पॉइंट्स में हम इस संविधान को कवर करेंगे। संविधान क्या है? दोस्तों, यह देश की, किसी भी देश की सर्वोच्च एवं आधारभूत विधि होती है। जो संविधान है, यह किसी भी देश की सर्वोच्च एवं आधारभूत विधि होती है। आधारभूत विधि होती है। ठीक है? ये संविधान। और दोस्तों, जो संविधान है, इसी से हमारे सभी अंग, सरकार के सभी अंग, और यहाँ पर मुख्यतः इन सभी अंगों में शामिल कौन-कौन से हैं, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। इनमें हम 3 अंगों की बात करेंगे।
और ये 3 अंगों में हम बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे विधायिका की, देन हम बात करेंगे कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव, एंड देन जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। दोस्तों, इन तीनों की जो शक्तियां, इन तीनों को जो प्रदान करती है शक्तियां, प्राप्त जो होती हैं इनको, वो किससे प्राप्त होती है? कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होती है। क्लियर है? ये सारी बातें मैं जो आपको, जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो बताना था। तो संविधान सभा क्या है, संविधान सभा की अवधारणा किसने दी, और उसके बाद संविधान सभा का कार्य क्या है, और फिर हमने देखा संविधान क्या। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम सारे पॉइंट्स। बात है 1895 की। 1895 में आता है एक स्वराज बिल, स्वराज विधेयक। और इस स्वराज विधेयक को लाने का काम करते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है? और इस स्वराज बिल के जरिए से बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान का सैद्धांतिक दर्शन दिया था। क्या दिया था? फिलोसफिकल थ्योरी। हम क्या कह सकते हैं? थ्योरेटिकल फिलोसफी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, वो किसने दिया? तो हम कह सकते हैं संविधान का सैद्धांतिक दर्शन, संविधान का सैद्धांतिक दर्शन सर्वप्रथम किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। किस बिल की मदद से दिया? तो आप बताएंगे स्वराज विधेयक की। इसीलिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने 1995 में सर्वप्रथम मौखिक मांग की थी संविधान की, यानी हम कह सकते हैं इन्होंने वर्बल डिमांड की थी, मौखिक मांग की थी संविधान की। क्लियर है? तो एक पॉइंट याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ये कवर हुआ अपना पॉइंट। नेक्स्ट नंबर, जब 1895 के बाद बात आती है 1922 की। 1922 में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, और गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए, ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। इन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान बनाया जाएगा, यानी इन्होंने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी मेड अकॉर्डिंग टू दी विल ऑफ इंडियन, यानी भारतीय संविधान जो है, इस भारतीय संविधान का जो निर्माण है वह भारतीयों की इच्छा से होगा, भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ठीक है? बस शॉर्ट में सारी बातें याद रखनी है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? 1922 में कहा। 1922 में जो ये गांधी जी ने कहा, इसी पर अमल लाने के लिए बात है वर्ष 1925 की। दोस्तों, ये कहानी आप फॉर्मेट में याद रखते चलना, जैसे मैं बोलते चलूं। बात है अब कब की? 1925 की। 1925 में एक दिल्ली में बैठक होती है, और उस बैठक का नाम है सर्वदलीय या सर्व ऑल कॉन्फ्रेंस और पार्टी कॉन्फ्रेंस। हम कह सकते हैं सर्वदलीय बैठक हुई है। कब? 1925 में, जिसको हम बोलते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। और ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ये दिल्ली में आयोजित। इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। और संविधान निर्माण की ओर उठाया गया यह पहला कदम था। संविधान निर्माण की ओर उठाया गया है पहला कदम था। उठाया गया फर्स्ट स्टेप, पहला कदम था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा सकता है तो जरूर आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, यह संविधान निर्माण की ओर उठाई गई पहला कदम था। और दोस्तों, इसी सर्वदलीय बैठक के परिणाम स्वरूप होता क्या है? 1925 में ही एक और बिल आता है, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। क्या आता है? कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिया बिल। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ये लाया गया। कब लाया गया ये? 1925 में ही। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया? तो आप बताएंगे शप्रू समिति की सिफारिश पर ये लाया गया था। क्लियर है? चलिए, आगे हम बात करते हैं। अब बात है 1928 की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? आप सब जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट आती है इसमें। नेहरू रिपोर्ट आने का मुख्य रीजन था दोस्तों,
रिस्पॉन्स टू चैलेंज पुट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड ने जो चुनौती दी थी उसके परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अपन लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती के कारण, चुनौती के कारण ये पॉइंट याद रखना है। अब जो नेहरू रिपोर्ट थी दोस्तों, इसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट की जो है बात की गई थी और साथ में माइनॉरिटीज की राइट की बात की गई थी। माइनॉरिटीज अर्थात अल्पसंख्यक अधिकारों की बात की गई थी। और ये फर्स्ट अनऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का पहला अनौपचारिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपना संविधान था उसकी मांग की गई थी अनौपचारिक रूप से। ठीक है। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं हम 1931 की। 1931, 1931 में हुआ कराची अधिवेशन, कराची सेशन। इस कराची सेशन में पहली बार दोस्तों जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने पहली बार जो हमारा संविधान है, इस संविधान का अर्थ एयर क्षेत्र, संविधान का अर्थ और क्षेत्र की व्याख्या की या विस्तृत जो भी व्याख्या की, ये अपन कह सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अपने कराची अधिवेशन में सबसे पहले जो संविधान है उस संविधान का अर्थ है, उसका मीन और उसका क्षेत्र डिफाइन किया था। और बात आती है 1934 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर वन पर्सन, एम एन रॉय। एम एन रॉय की वजह से ये वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम एन रॉय हैं, इन्होंने फर्स्ट डिमांड, फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली, ठीक है। फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की थी इन्होंने। फर्स्ट टाइम गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, यानी भारत में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा, फर्स्ट टाइम संविधान सभा की अवधारणा प्रस्तुत की, अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है। और यह संविधान सभा की पहली डिमांड भी थी एम एन राय के द्वारा जो की गई थी 1934 में। क्लियर है यहाँ तक की बातें? आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे जो अभी तक हमने देखे हैं। 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पार्टी के माध्यम से या स्वराज विधेयक के माध्यम से क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। उसके बाद 1922 1922 में गांधी जी की बात आई है। गांधी जी के बाद फिर हमने चर्चा किया, ये देखिए, गांधी जी के बाद फिर 1925 सर्वदलीय बैठक हुई। उसके बाद 1925 में सप्रू कमेटी की रिकमेंडेशन पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट की बात, 1931 में कराची और 1934 में एम एन रॉय की हमने चर्चा की। चलिए अब थोड़ी कहानी को और आगे हम बढ़ाते हैं और बात करते हैं 1936 की। कब की बात करते हैं? 1936 की। 1936 में क्या हुआ? 1936 में हुआ कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर सेशन हुआ 1936 में, दिसंबर की बात। दोस्तों इसमें हुआ क्या था, देखिए, अगर आपसे प्रश्न यहाँ पर दो तीन प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की पहली बार मांग कब की गई, एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। और कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान की डिमांड कब की गई, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फैजपुर सेशन में जो कांग्रेस है उसके द्वारा पहली बार ऑफिशियली तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई थी फैजपुर अधिवेशन में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग की गई, संविधान सभा की नहीं दोस्तों, संविधान की मांग की गई, ठीक है, संविधान की मांग की गई।
कांग्रेस के फैजपुर सेशन में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली। और 1938 में हुआ क्या, ये चीजें हमें देखने को मिलने लगी, क्योंकि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इन्होंने पहली बार संविधान पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का अर्थ बताया, इसका मीन बताया। और अर्थ बताते हुए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो संविधान का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का निर्माण होगा, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और उस समय वयस्क मताधिकार की आयु जो उन्होंने मानी थी, वो 21 वर्ष मानी थी। दोस्तों, आप सब जानते हैं, यही मताधिकार की आयु को बाद में 18 वर्ष किया गया। कब? जो 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है अपना 1988 का, उसके द्वारा इस आयु को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18। और ये किया किसने था? राजीव गांधी की सरकार ने। और ये 1988 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये 1989 में लागू हुआ था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद है, ठीक है? तो क्या बताया मैंने, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में क्या किया? संविधान का अर्थ बताया। अर्थ किसका बताया? संविधान का उन्होंने अर्थ बताया। और कहा कि जो संविधान का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो किस आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार पर होगा। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष होगी। बाद में 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये 1989 में लागू हुआ था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो सिलेबस में दिया उसमें संविधान संशोधन है। तो ये क्या है? 61वां संविधान संशोधन, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात है अब 1939 की, 1939, 1939। क्या होता है 1939 में, समझ। अब जो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पे कई बार विवाद रहता है, कुछ बुक्स कुछ बताती हैं, हालांकि मैंने प्रयास किया है, ऑथेंटिक है, लेकिन हो सकता है इस पर भी कोई विवाद हो। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है, बात है 1939 में कांग्रेस द्वारा कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। अभी तक संविधान की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, अब की गई है संविधान सभा की मांग, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द कांग्रेस। कब? 1939 में। और ये डिमांड करने वाले कौन थे? तो यहाँ पे आप नाम बताएंगे, राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस की तरफ से पहली बार क्या डिमांड किया था? संविधान सभा। और इन्होंने क्या कहा? सी राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी कहते हैं कि जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, इस संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। ठीक है? अब यहाँ पर अंतर क्या है? नेहरू जी ने क्या कहा था? वयस्क मताधिकार के आधार पर। और श्री राजगोपालाचारी क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर। इन दोनों पॉइंट्स को आप समझ लेते हैं। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू है, वो क्या कह रहे हैं कि संविधान का जो निर्माण होगा, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जबकि सी राजगोपालाचारी क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं दोस्तों, इनको याद रखना। सी राजगोपालाचारी ने यह कहा था कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। दोनों बातों में डिफरेंस क्लियर है? चलिए, और आगे बढ़ते हैं। 1939 के बाद बात आती है 8 अगस्त 1940 की। डेट है 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को मित्रों होता क्या है? यहां पर आता है एक प्रपोजल, जिसका नाम है अगस्त प्रपोजल। अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं इसको हम, अगस्त प्रपोजल। ठीक है? हिंदी में कहेंगे अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड लिनलिथ को लेके आता है इसको। कौन लेते आता है? लॉर्ड लिनलिथ को। उस समय मतलब वायसराय हम कह सकते हैं भारत का कौन था? लॉर्ड लिनलिथ को, ये याद रखेंगे।
लिन लिथगो। क्लियर। अब देखिए, अगस्त प्रस्ताव जब ये लाया गया 8 अगस्त 1940 को, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। दोस्तों, इस अगस्त प्रस्ताव में हुआ क्या था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। और अगस्त प्रस्ताव में जो हुआ था वह यह है कि ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट इनडायरेक्टली। यानी जो हमारे ब्रिटिश हैं, ब्रिटिशों ने अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट हुआ क्या, ये जो अगस्त प्रपोजल है ये भी कैसा हो गया, फेल हो गया। ठीक है, असफल रहा ये। तो इस वजह से संविधान सभा की ओर कोई कार्य नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 22 मार्च 1942 की। डेट याद जरूर याद रखनी है ये वाली। 22 मार्च 1942 वो थी 8 अगस्त 1940, और यह 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942 को बात आती है किसकी, क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। क्रिप्स मिशन का क्या यहाँ पर लॉजिक है, देखिए। क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने डायरेक्टली एक्सेप्ट किया था, या क्लियरली एक्सेप्ट किया था कि दैट एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म इन इंडिया। यानी एक चुनी हुई संविधान सभा भारत में होगी। यानी पहली बार संविधान सभा को, मांग को स्वीकार ब्रिटिशर्स ने कब किया, क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो कहेंगे ब्रिटिशों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरली एक्सेप्ट किया था ब्रिटिशर्स ने कि इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म इन इंडिया। वही क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ। लेकिन दोस्तों, अब तक हमें इनके, क्या कहते हैं, इनके अंडर में रह के काम नहीं करना है। अब हम चाहते हैं पूर्ण आजादी। इसलिए ये जो क्रिप्स मिशन है दोस्तों, ये भी फेल हो जाता है। ये भी कैसा होता है, असफल होता है क्रिप्स मिशन। बट ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा की मांग को स्वीकार किसके द्वारा किया गया, तो क्रिप्स मिशन बताएंगे, ना कि कैबिनेट मिशन। ये जरूर याद रखना दोस्तों। कैबिनेट मिशन तो बाद में संविधान सभा बनाने आया, लेकिन संविधान सभा की मांग को स्वीकार किसके द्वारा किया गया, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया, जो कि 22 मार्च 1942 को आया था। और इस क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ कथन कहे गए थे दो महान व्यक्तियों के द्वारा। इन कथनों को जरूर आपको याद रखना है, यहां से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्या है वो कथन, सुनिए। हमारे जो गांधी जी थे, गांधी जी क्या कहते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो क्रिप्स मिशन है ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है ये, पोस्ट डेटेड चेक की भांति है। ठीक है, ये कहा था गांधी जी ने। क्लियर है। इसके अलावा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, जे एल नेहरू ने क्या कहा, जे एल नेहरू ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक है, जो अब दिवालिया हो चुका है। दिवालिया बैंक। तो क्रिप्स मिशन के बारे में दिवालिया बैंक किसने कहा, और क्रिप्स मिशन के बारे में पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, 1942 यहां तक सारी बातें आपको, आई होप सारे पॉइंट्स मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको क्लियरली समझ में आए और सारे फैक्ट आपके पास पहुंचे। अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, बात है 1945 की, 1945। 1945 में हो क्या रहा है यहाँ पर, वर्ल्ड वॉर जो है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो गया। द्वितीय जो विश्व युद्ध था, वर्ल्ड वॉर, वो समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या दोस्तों, ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हुई, सरकार परिवर्तन हुआ। और ब्रिटेन में जो अब सरकार बनी, वो किसकी बनी, वो लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की जो है गवर्नमेंट वहां पे बनी।
जिसका प्रधानमंत्री बना कौन? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। प्रधानमंत्री कौन बना? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली कहता है, अच्छा इसी बीच में अगर आप देखेंगे 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसी बीच में मैं आपको एक बात बताता हूँ। 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पे हम इसको एक साइड पॉइंट में लिख सकते हैं। देखिए, सेकंड प्लीज। यहाँ पे ये पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। क्या देखिए, बात है कब की? 4 जून 1945 को रखी गई थी एक वेबिल योजना। ठीक है, 4 जून 1945 को बेबिल योजना लाई गई थी, जिस पर चर्चा हेतु, जिस पर जो चर्चा हुई वो कब से कब तक हुई आप बताएंगे? 25 जून 1945 से लेकर चर्चा हुई थी 14 जुलाई 1945 को। कहां पर हुई थी? ये हुई थी शिमला में, इसलिए इसको शिमला वार्ता कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वो शिमला समझौता अलग है, ये शिमला वार्ता की बात हो रही है। शिमला वार्ता इसको कहते हैं। बस ये पॉइंट आपको बताना था, तो ये याद रखेंगे आप, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जिसमें प्रधानमंत्री बनता है क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली कहता है कि ऑन 15 मार्च ऑफ 1946 एटली अनाउंस्ड, मतलब 15 मार्च 1946 को, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि जो एटली है वो 15 मार्च 1946 को क्या घोषणा करता है, अनाउंसमेंट करता है और कहता है अपने हाउस ऑफ कॉमन से कि इंडिया हैज टू मेक इट्स ओन पोजीशन इन द वर्ल्ड, यानी भारत को विश्व में अपना स्थान बनाने की क्या है? अनुमति है ना? उसकी पोजीशन जो है वो बनाने का उसको पूरा सा अधिकार है। ठीक है, ये घोषणा की थी 15 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ने। और इसी घोषणा के परिणाम स्वरूप भारत में आता है अब एक मिशन, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट ये मिशन जो भारत में आया है, यह भारत में संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आ रहा है। किसका निर्माण करने के लिए आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करने के लिए आ रहा है। अब कैबिनेट मिशन के बारे में मैं सारे पॉइंट चला। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन भारत कब आया? रीच्ड एट इंडिया, भारत आया। ये भारत आया 24 मार्च 1946 को, 24 ऑफ मार्च 1946, 1946 को ये भारत आया। इसमें कुल 3 सदस्य थे, 3 मेंबर ये मिशन था। और इन 3 सदस्यों से हर एग्जाम में कभी ना कभी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो हम तीनों को बड़ी खूबी से और बड़े अच्छे से इन तीनों नामों को याद रखें, जिसमें सबसे पहले हमें याद रखना है नाम किसका? पैथिक लॉरेंस का। सर पैथिक लॉरेंस। क्यों याद रखना है? पैथिक लॉरेंस कौन था? पैथिक लॉरेंस इज अ हेड ऑफ दिस मिशन, यानी यह इसका प्रमुख था। दूसरा जो पैथिक लॉरेंस है दोस्तों, ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव। ये याद रखना है, आपको पूछा जाता है। क्या था यह? भारत सचिव। तो सर पैथिक लॉरेंस क्या था? भारत सचिव के पद पर था, क्योंकि ये भी एक कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट, और कौन आया साथ में? अगला, सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। कौन आया? स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, ये भी साथ आया बाहर। ये कौन था? ये एक जो नेवी मिनिस्टर होता है, नौसेना मंत्री होता है, वो भी है था। ये नौसेना मंत्री था। ही इज ऑल्सो कैबिनेट मिनिस्टर। और थर्ड नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं, दिस इज ए वी अलेक्जेंडर। ए वी अलेक्जेंडर, ये कौन था? ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। व्यापार
बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ अ ट्रेड बोर्ड। इस प्रकार से ये तीनों लोग भारत आ रहे हैं और ये सब कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। आफ्टर कमिंग दोस्तों, इसके आने के बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो एक कंसल्टेशन होता है बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए, किस किस के बीच, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग के बीच, किंग्स के बीच और नवाब के बीच। लेकिन इन सब का जो कंसल्टेशन होता है इसमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता है, तो कैबिनेट मिशन अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। इसने अपनी क्या दी, रिपोर्ट जारी की। और जो इसने रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, इसी को कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। और ये इसने कब इश्यू की, कब जारी की, तो हमें बताना है 16 मई 1946 को। ठीक है, ये रिपोर्ट इसने जारी की कैबिनेट मिशन में। तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया। क्लियर होगा ये सारे पॉइंट्स आपको। अब इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में हुआ क्या क्या, जो इसने अपनी योजना प्रस्तुत की उसमें क्या क्या कहा। तो देखिए दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की तो उसने कहा कि एक तो होगी ऑल इंडिया फेडरेशन और होंगे प्रोविजंस। मतलब इसने कहा, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन की जो योजना थी उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए गए थे देखिए। एक तो बताया गया ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई, यानी भारतीय संघ होंगे। और इसमें कहा साथ में होंगे प्रांत, प्रोविंस। अब जो भारतीय संघ होगा दोस्तों, इस भारतीय संघ के पास 3 सब्जेक्ट की पावर होगी। और ये भारतीय संघ के पास 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, इसमें आएगा आपका विदेशी विभाग यानी फॉरेन, विदेशी मामले इनके अंदर में रहेंगे। डिफेंस यानी कि रक्षा मामले में भारतीय संघ के यानी जो ऑल इंडिया फेडरेशन उसके अंतर्गत रहेगा। और कम्युनिकेशन यानी कि संचार। ये 3 जो विभाग हैं ये भारतीय संघ के अंतर्गत रहेंगे। और बाकी अन्य सभी विभाग किसके अंडर रहेंगे, प्रांत के अधीन रहेंगे। ये 3 जरूर ऑल इंडिया फेडरेशन के पास रहेंगे, बाकी पावर्स किसके पास रहेंगी, प्रोविजंस के पास। और कहा प्रांतों, और साथ में याद रखना दोस्तों, कहा था इसने कि प्रांतों का अलग अलग संविधान होगा, जो प्रोविंस होंगे इनका अलग अलग संविधान होगा। ये भी कहा गया था इसके मिशन में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। खास बात और अच्छी बात ये रही इसकी कि इस कैबिनेट मिशन ने सेपरेट नेशन एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिमांड थी उसको डिनाई कर दिया। इसने पृथक राष्ट्र एवं पृथक संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया, की मांग को अस्वीकार किया, डिनाई कर दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और क्या किया इसने, इसने कहा सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और एक टेम्पररी गवर्नमेंट अस्थायी सरकार बनाई जाएगी। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसके अनुसार जो संविधान सभा होगी उसके जो टोटल मेंबर हुए दोस्तों, कुल सदस्य, वो कितने हुए, टोटल मेंबर हुए 389, 389 सदस्य हुए संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। क्योंकि बेसिकली जो प्रोविजन हुआ था वो क्या हुआ था कि 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। इस प्रकार से संविधान सभा की कुल संख्या कितनी हो गई, 389। और इस 389 को दोस्तों हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। चलिए, जो 389 की संख्या उसको किसके पास है, 292 292 सदस्य, 93 यानी कि 93 सदस्य, और 4 सदस्यों के रूप में डिवाइड किया। जो 292 सदस्य हैं ये आए ब्रिटिश प्रांतों से, प्रोविंस से आए ये लोग।
93 सदस्य आए प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतों से आए। और 4 सदस्य आए ब्रिटिश उच्च आयुक्तों से, जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस होते हैं, ब्रिटिश उच्च आयुक्त से आए। जो प्रांतों से जो चुने आए हैं दोस्तों, ये सब कैसे थे? ये पॉपुलेशन बेस्ड थे। कैसे थे? ये जनसंख्या के आधार पर आए थे। सेम देशी रियासतों के सदस्य भी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर ही आए। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे। इनका जो इलेक्शन हुआ था वो कैसा हुआ था? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनका हुआ था नॉमिनेशन, यानी ये मनोनीत किए जाने थे अपने राजाओं के द्वारा। क्लियर है? और इनके निर्वाचन में सिंगल ट्रांसफेरेबल बोर्ड का जो वो आज के समय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए जो हम लोग पद्धति अपनाते हैं, वो इनके लिए भी थी। इतना पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। क्लियर है? अब देखिए, उच्च आयुक्त जो है, यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। इस उच्चायुक्त से जो 4 उच्चायुक्त हैं, उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि एक तो इसमें शामिल है दिल्ली, दूसरा इसमें शामिल आता है अजमेर और मेवाड़, ये साथ में है, अजमेर और मेवाड़। उसके बाद कुर्ग, और कुर्ग के बाद बलूचिस्तान। ये आपको याद रखना। अब देखिए, दिल्ली से देवबंधु गुप्ता आए थे, अजमेर और मेवाड़ से मुकुट बिहारी लाल भार्गव आए थे, और कुर्ग से सीएन पुनाचा और नवाब खान मोहम्मद जगजाई आए थे बलूचिस्तान से। ये इतना याद मत रखना। हाँ, ये प्रोविंस जरूर याद रखना कि ये 4 प्रोविंस शामिल हैं उच्चायुक्तों में, ब्रिटिश उच्चायुक्तों में। क्लियर है? अब यहां तक की कहानी आपको आई होप क्लियर होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए, बात आती है अब संविधान सभा के लिए होने वाले हैं निर्वाचन। क्या होने वाला है? संविधान सभा का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, पहले यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं आपको, जो फैक्ट के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों याद रखोगे, ये जो इलेक्शन हुआ था इनके लिए, वो हुआ था इनडायरेक्ट। गांठ बांध लेना इन सब प्रश्नों पर। दूसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है? जो इलेक्शन हुआ है, इसको चुने के जो सदस्य आए थे, उनको चुना किसने था? जब अप्रत्यक्ष रूप से हुआ तो प्रांतीय विधानसभा थी, उनके सदस्यों द्वारा इनको चुना गया था। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए। क्लियर है? इलेक्शन हुआ कब संविधान सभा के लिए? तो आप बताओगे जुलाई अगस्त 1946 को हुआ। कितनी सीटों पर हुआ? 296 सीट्स पर हुआ। कितनी सीट पर हुआ? 296 सीट पर हुआ। 296। इन 296 सीटों को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया था, पार्टी के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया था। और ये 3 कैटेगरी इसमें शामिल है। ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी इसमें शामिल है? जनरल, जनरल के बाद इसमें शामिल थे मुस्लिम, और मुस्लिम के बाद इसमें शामिल थे सिख। इन 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया था। अब इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। जो जनरल थे, जनरल के लिए 213 सीटें हैं, मुस्लिम के लिए 79 सीटें थी, और सिखों के लिए थी 4 सीटें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न पूछे गए अगर आप प्रीवियस हो तो। और दोस्तों, जो जनरल सीट है, जो 213 इसमें जो सदस्य आने हैं, इस जनरल सीट में कौन कौन काउंट होंगे? तो इसमें हिंदू शामिल होंगे, इसमें पारसी शामिल होंगे, इसमें भारतीय ईसाई शामिल होंगे, भारतीय ईसाई शामिल होंगे, और भारतीय ईसाई के अलावा इसमें एंग्लो इंडियन शामिल होंगे। क्लियर है? ये सब शामिल होंगे इसमें 296 सीटों में। जनरल, मुस्लिम और सिख हैं 213, 79 और 04 हैं। क्लियर है यहाँ की बात आपको? अब देखिए दोस्तों,
संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, इसमें आप सब जानते हो 208 सीटें जब इलेक्शन हुआ और जब रिजल्ट आया, तो जो ये 296 सीटें थी, इनमें किस-किस को क्या प्राप्त हुआ इसको समझ लीजिए। अगर आप देखेंगे गौर से, तो कांग्रेस को यहाँ पर 208 सीटें प्राप्त हुई थी। अगर हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, जो कांग्रेस है, इसको प्राप्त हुई थी 208 सीटें। जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी 73 सीटें और अदर यानी अन्य को प्राप्त हुई थी 15 सीटें। अगर आप इन सबका टोटल करोगे तो कितना हो गया आपका? ये हो गया 296 सीट। ठीक है? ये कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड की थी कि 213 थी जनरल को, मुस्लिम को थी 79 और सिख को थी 4। दोस्तों, इस संविधान सभा में एक जो रियासत है हैदराबाद, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। एक पॉइंट को आप लिख सकते हो। हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है? एक पॉइंट आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान दोस्तों बीच में इन सब काम को करने के लिए 24 अगस्त 1946 को एक कार्य और हुआ था। एक पॉइंट आप याद रखेंगे। 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ ये और समझ लेते। पहली बार 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी भारत की। पहली अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनी थी 24 अगस्त 1946। ये जो सरकार थी, ये किसके नेतृत्व में बनी? पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। किसके नेतृत्व में बनी थी? पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। दोस्तों, इस पहली अंतरिम सरकार में सबसे पहले मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था इसका। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था इसमें। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों ने शपथ ली। पंडित नेहरू के साथ 11 अन्य सदस्यों ने क्या लिया था? ओथ लिया था, शपथ ली थी। और 26 अक्टूबर 1946 को जब मुस्लिम लीग को लगा कि अब हम सरकार से बाहर रहकर कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो अगेन बात है 26 अक्टूबर 1946, इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई। मुस्लिम लीग शामिल हुई अंतरिम सरकार। उद्देश्य क्या था? सरकार में रहकर पाकिस्तान की मांग करना। अंतरिम सरकार के संदर्भ में दोस्तों डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था। बी आर अंबेडकर, क्या कहा था इन्होंने? बी आर अंबेडकर साहब ने, इन्होंने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अंतरिम सरकार के लिए जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो वायसराय की, अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। ठीक है? इस कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष उस समय कौन था? माउंट बेटन। और इसके वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, यहां से प्रश्न पूछा गया दोस्तों, उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल
नेहरू। अब इसके बाद दोस्तों जो इंटरिम सरकार बनी थी, इसका मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ सेंड करूँगा, एक छोटी-सी इमेज सेंड करूँगा जिसमें किसके पास क्या विभाग थे। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप ले सकते हैं, जैसे नेहरू जी थे, नेहरू के पास विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल मामले थे। इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना प्रसारण विभाग दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। जॉन मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था। जगजीवन राम को श्रम, बलदेव सिंह को रक्षा, लियाकत अली खां, ध्यान रखना ये मुस्लिम लीग से थे, लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय, योगेंद्र नाथ मंडल जो कि शेड्यूल ट्राइब से आने वाले थे, इनको विधि मंत्रालय दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था और सी एच भाभा को दिया गया था कार्य खान तथा बंदरगाह मंत्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, उनको याद रख लेंगे। अब संविधान सभा के लिए इलेक्शन हो चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य जो चुने जा चुके हैं। एक पॉइंट और याद रखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो कि इलेक्शन ये लोग जीत के आए, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के जब सदस्य चुने जा चुके तो संविधान सभा का होना था गठन। तो दोस्तों डेट है 6 दिसंबर 1946। क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का हुआ फॉर्मेशन, गठन। और ये जो गठन हुआ संविधान सभा का, ये हुआ फ्रेंच परंपरा पर। किसके अनुसार हुआ? फ्रेंच परंपरा के अनुसार इसका गठन हुआ। क्लियर है? अगर इसकी बात करेंगे तो दोस्तों संविधान सभा में 55 सदस्य थे संयुक्त प्रांत से, मध्य प्रांत और बरार से मिला के थे 17 सदस्य, और दिल्ली, अजमेर और कुर्ग को मिला के थे 1 सदस्य। ऐसे इसमें सदस्य आए हुए थे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब बात करते हैं इसका इनॉग्रेशन, संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, वो गठन है जो भी पड़ा है 6 दिसंबर 1946। अब बात कर रहा हूँ उद्घाटन का। उद्घाटन होता है पहली बैठक के साथ, जो होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान सभा की होती है फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक। इस पहली बैठक में भाग लेते हैं 207 सदस्य, 207 मेंबर। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर भवन में हुई थी। तो हम बोल सकते हैं नई दिल्ली के काउंसिल भवन में, जो आज की संसद मानी जाती थी। क्लियर है? आगे देखेंगे। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था प्रथम बैठक का। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना आने वाली है 3 जून 1947, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा आगे जाके, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। इसी में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के वरिष्ठतम जो सदस्य थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का बनाया गया अस्थाई अध्यक्ष। क्या बनाया गया था? संविधान सभा का इन्हें बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष। प्लस एक काम और हुआ था इसमें सच्चिदानंद सिन्हा के अलावा, जो फ्रैंक एंथोनी था, फ्रैंक एंथोनी, ये मध्य प्रांत से शामिल हुआ व्यक्ति था, जो 17 मेंबर थे उनमें से। इस फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत उपाध्यक्ष बनाया गया था, यानी इसको उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। तो ये था मनोनीत उपाध्यक्ष संविधान सभा का, प्रथम बैठक में जो चुना गया था। कहाँ से आया था ये आया था मध्य प्रांत से। मध्य प्रांत से जो 11 सदस्य थे उनमें एक व्यक्ति था फ्रैंक एंथोनी। इसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था पहली बैठक में, याद रखेंगे 9 दिसंबर को हुई थी, तो 9 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, जिनमें मुख्य थी, आप याद रखेंगे, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। इसके अलावा हंसा मेहता थी। कुछ प्रमुखों के नाम बता रहा हूँ कल मैं। हंसा मेहता, हंसा मेहता के अलावा दुर्गाबाई देशमुख का नाम याद रखेंगे, दुर्गाबाई देशमुख, ये महिलाएं शामिल थी इसमें। क्लियर है? ये हुई थी पहली बैठक की सारे पॉइंट्स अपने। अगेन दूसरी बैठक हुई 10 तारीख को, और फिर अगेन
11 दिसंबर 1946 को हुई तीसरी बैठक संविधान सभा की, थर्ड बैठक। इस तीसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को, इसमें क्या हुआ? इसमें राज्य, और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक मैं पॉइंट आपको बताना भूल गया, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये कहाँ से थे? ये रहने वाले कहाँ से थे? तो आप बताएंगे ये बिहार के रहने वाले। ये मुझे कैसे याद आया? क्योंकि तीसरी बैठक में जो राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनको फिर बनाया गया स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का, स्थायी अध्यक्ष, ये राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के रहने वाले थे। क्लियर? उनको स्थायी अध्यक्ष, साथ में इसी बैठक में दो उपाध्यक्षों को भी चुना गया। दो उपाध्यक्ष बने संविधान सभा के, और दोनों के नाम इस प्रकार हैं। पहले तो बने H.C. मुखर्जी, और दूसरे उपाध्यक्ष थे V.T. कृष्णामाचारी। टीटी नहीं, यहाँ पर है V.T. कृष्णामाचारी। क्लियर होंगे ये सारे पॉइंट्स आपको? V.T. कृष्णामाचारी। 11 दिसंबर 1946 की कहानी हुई ये। 11 दिसंबर 1946 को ये सब होने के बाद भी कुछ पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं दोस्तों, जैसे कि संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया B.N. राव को, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का जो सचिव था, सेक्रेटरी था, वो कौन था? तो यहाँ पर बने H.B.R. अयंगर साहब, H.B.R. अयंगर सचिव बने थे। और कार्यवाही का संचालन किसने किया था? कार्यवाही का संचालन, संविधान सभा की जो कार्यवाही थी उसका संचालन किया था J.B. कृपलानी ने, J.B. कृपलानी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों जो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब चाहे आज के लेक्चर में केवल मुझे संविधान सभा पढ़ानी पड़े, लेकिन कोशिश रहेगा कि संविधान सभा को पूरी तरह से खत्म किया जाए। तो ये हुई दूसरी बैठक की बात। तीसरी बैठक की बात जो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। फिर 12 तारीख को हुई चौथी बैठक, और उसके बाद 13 दिसंबर 1946, जो कि इस बार पेपर में, पिछले पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि जो 13 दिसंबर 1946 जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, यह संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? तो दोस्तों अभी तक इसको तीसरा माना जा रहा था, लेकिन अब हम कहेंगे ये पांचवी बैठक थी, 13 दिसंबर 1946 में। इस 13 दिसंबर 1946 को जो पांचवी बैठक हुई, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाने वाले कौन थे? हम बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, नहीं पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 आर्टिकल थे, यानी 8 अनुच्छेद थे इस उद्देश्य प्रस्ताव में। हम सब जानते हैं 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, और इस माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप, कब की बात है? 3 जून 1947 को आया था माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान। इस माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ इंडिया हुआ। परिणाम स्वरूप अब जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों की संख्या घट गई, और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई 299। कितनी सदस्य संख्या रह गई? 299। क्यों? क्योंकि इस योजना के तहत क्या हुआ था? भारत का विभाजन, डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या लिख सकते हैं हम? भारत का विभाजन। ठीक है। अब संविधान सभा की सदस्य संख्या रह गई थी 200। अब दोस्तों संविधान सभा के लिए काम करना था, जिसके लिए लगभग 22 समितियां बनाई गई थी टोटल। 22 समितियां में एक प्रक्रिया नियम संबंधी समिति थी और कुछ विषय संबंधी समितियां थी। इनमें से कुछ समितियों के नाम हम याद रख लेते हैं, जो कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इस संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हम इसका जवाब देंगे, इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, संघीय संविधान समिति। तो जहां जहां संघ शब्द लगा रहेगा वहां आंख बंद करके आप लोग आना नेहरू जी। संघीय संविधान समिति, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
प्रांतीय संविधान सभी। अब जब प्रांत का नाम आएगा तो आप याद रखेंगे हमारे पटेल साहब को, प्रांतीय संविधान समिति। और दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम इसको याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आई थी प्रारूप समिति। आप सब जानते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अगर हम देखेंगे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी, अल्पसंख्यक संबंधित समिति थी, उसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और जो मौलिक अधिकारों की जो अल्पसंख्यक समिति थी, इसको दोस्तों 5 उप समितियों में बांटा गया था। जो फंडामेंटल राइट्स एंड अल्पसंख्यक बहिष्कार समिति थी, इसकी इन सभी की 5 उप समितियां थी, 5 उप समितियां। इनमें से बस हम कुछ के नाम याद रखेंगे, पांचों के तो नाम याद नहीं रखना है आपको। आप एक याद रखोगे, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। ध्यान रखना दोस्तों, ये उप समिति है, फंडामेंटल उप समिति। और जब आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो सरदार पटेल उसका जवाब होगा। बाकी अल्पसंख्यक उप समिति का नाम याद और रख लेना आप लोग, अल्पसंख्यक उप समिति। क्योंकि अल्पसंख्यक उप समिति जो थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हमारे एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके बारे में। इसके अलावा और कौन कौन सी समिति थी? तो एक समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। जो ये प्रक्रिया नियम समिति थी, इसके अध्यक्ष थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यों से समझौता समिति, तो हम सब जानते हैं राज्यों से समझौता एक ही व्यक्ति ने कराया था, पटेल साहब ने, राज्यों से समझौता समिति। तो यहाँ पर नाम किसका आएगा? पटेल साहब का, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने ये किया था। संचालन समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज या तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब तदर्थ समिति के बारे में एक दो फैक्ट आपको और बताऊंगा अभी मैं। इसके अलावा संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। यहाँ पे हमें नाम याद रखना है जीबी मावलंकर का, जीबी मावलंकर। इनके बारे में भी एक फैक्ट और बताना है मुझे आपको, जीबी मावलंकर। ठीक है? इसके अलावा और भी समितियां थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, झंडा समिति अगर आपसे पूछा जाए तो उसका जवाब जरूर आप कृपलानी के बताएंगे, जेबी कृपलानी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज या तदर्थ समिति है, तदर्थ समिति के बारे में मुझे आपको एक पॉइंट और बताना है। जो तदर्थ समिति, इसका गठन हुआ था 23 जून 1947 को, 1947 को। अध्यक्ष इसके कौन थे? हमने देखा अभी, राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। और इसमें जो सदस्य थे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सदस्य से प्रश्न पूछे, क्योंकि इसमें सदस्य बड़े बड़े लोग हैं। जैसे इसमें सदस्य थे इसके अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। इसके अलावा इसमें थी महिला के रूप में सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू थी। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के अलावा अंबेडकर साहब थे इसके सदस्य, अंबेडकर। और के एम मुंशी, के एम मुंशी, ये सभी थे इसके सदस्य। तो इन सदस्यों से अगर प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको तदर्थ समिति यहाँ पे बताया। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, देखिए जब मैं आपको बताया था कि पहली बैठक 9 को हुई, दूसरी बैठक 10 को हुई, तो संविधान सभा दो काम कर रही थी, एक संविधान निर्मात्री सभा और एक संसद के रूप में, यानी कानून बनाने का काम। तो जब ये कानून बनाने का काम करती थी, तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर साहब। और जब ये बतौर संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, तो इसकी अध्यक्षता करते थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसीलिए हमारी जो संविधान सभा थी वो दो काम करती थी, संसद का भी काम करती थी और संविधान सभा के रूप में भी कार्य करती थी। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। आगे, अब एक जो कमेटी बनी थी वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, प्रारूप समिति क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, प्रारूप समिति का, अगर आपसे पूछा जाएगा इसका प्रारूप समिति का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया, तो आपका यहाँ पर जवाब होगा एम एन रॉय। एम एन रॉय। यहाँ पर जवाब नहीं होगा आपका बी आर अम्बेडकर, यहाँ पर जवाब होगा मैन रॉय, एम एन रॉय। और इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था कब, अक्टूबर 1947 में। जब ये प्रारूप तैयार किया था तो इस प्रारूप में दोस्तों 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी, 13 अनुसूचियां थी इसमें। इन पर विचार करने के लिए बुलाया गया था बी आर अम्बेडकर को, यानी हम कहेंगे जो प्रथम प्रारूप था इस पर विचार हेतु बुलाया गया था किसको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब से कहा कि आप जो संविधान का प्रारूप ये बनाया गया है इस पर चर्चा करें और भारत के संविधान के लिए एक बढ़िया सा संविधान तैयार करें। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई और इस 7 सदस्यीय समिति को ही कहा जाता है प्रारूप समिति। आई होप ये पॉइंट आपको समझ पा रहे होंगे। 7 सदस्यीय समिति बनी। अब इस 7 सदस्यों को अपन को याद रखना है, तो देखिए, सबसे पहले अंबेडकर साहब का नाम लिखेंगे, अंबेडकर। दूसरा नाम यहां पर हम लिखेंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा नाम हम याद रखेंगे के एम मुंशी। ये वही हैं जो तदर्थ समिति के सदस्य रहे हैं, के एम मुंशी। के एम मुंशी के अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अलावा हम याद रखेंगे एन माधव राव का नाम, एन माधव राव। ये जो एन माधव राव है ये किसकी जगह आए थे, ये आए थे बी एल मित्र की जगह पर। एन माधव राव के बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह का नाम याद रखना है, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद, मोहम्मद है यहाँ पे, सादुल्लाह। और अंतिम सद जो इसके सदस्य थे वो थे टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। ये आए थे डीपी खेतान की जो डेथ हुई थी उनके स्थान पर। ठीक है, ये हो गए 7 सदस्य। इनमें अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये हैं प्रारूप समिति के 7 सदस्य। और 7 सदस्य कौन कौन थे, इनमें अध्यक्ष कौन था, इन सारी बात। दोस्तों, ये जो प्रारूप समिति है, जो 7 सदस्यीय समिति थी, इसका नाम क्या था, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947। और पूछा जाएगा आपसे रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें 315 तो थे आर्टिकल और 8 थी अनुसूचियां, शेड्यूल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। तो ये प्रारूप समिति के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे, प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 114 दिन लगे थे दोस्तों, ये लास्ट में आप एक फैक्ट के रूप में लिख लेंगे। तो इस प्रकार से संविधान की जो प्रारूप समिति थी ये तैयार हुई और इस प्रारूप समिति ने, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, इन्होंने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा और भारत के लिए एक व्यवस्थित संविधान का जो है निर्माण किया। अब जब ये प्रारूप तैयार हुआ तो इसके लिए 3 वाचन हुए संविधान में। क्या हुआ, जो हमारी संविधान था, जो हमारा संविधान, इसके प्रारूप पर क्या हुए, कुछ वाचन हुए। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वाचन की। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ, पहला पॉइंट तो ये पूछा जाएगा। तो ये 4 नवंबर से चालू हुआ था 1948 में और चला था 9 नवंबर 1948 तक।
1948 तक। इसमें कुछ नहीं, संविधान सभा का जो है प्रारूप पेश किया गया था, संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था प्रथम वाचन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। फिर बात करते हैं द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन कब से कब तक हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत लंबा वाचन है, जो कि 15 नवंबर 1948 से चला 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे लंबा वाचन है, ये याद रखना पड़ेगा अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान का सबसे लंबा वाचन कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? द्वितीय वाचन। इसमें हुआ क्या, संविधान के प्रत्येक खंड पर विस्तृत चर्चा हुई, डिटेल में एनालिसिस हुआ, विस्तृत चर्चा हुई इस पर। क्लियर है? और ये जो द्वितीय वाचन था, ये कब से कब तक चला था? 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला ये। 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला ये। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा थर्ड, तीसरा वाचन, तृतीय वाचन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर 1949 को, और 14 नवंबर से चला ये 26 नवंबर 1949 तक। क्लियर है? हुआ क्या, इसमें एक प्रस्ताव लाया गया। किसने रखा? अंबेडकर साहब ने एक प्रस्ताव रखा। और ये प्रस्ताव क्या था? इस प्रस्ताव का नाम आपसे पूछा सकता है। तो जो प्रस्ताव रखा है उसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। क्या कहते हैं? लिखेंगे हम द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, ये प्रस्ताव रखा अंबेडकर साहब ने, जिसको 26 नवंबर 1949 को किया गया पारित, एक्सेप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। और हम सब जानते हैं ये वही 26 नवंबर है जब हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया। संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया था दोस्तों। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इस पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, लगभग 64 लाख रुपए इस पर खर्च हुए थे इस पर। एक पॉइंट याद रखेंगे। और क्या पॉइंट याद रखेंगे लास्ट में? जब ये बनके तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद और मूल रूप से इसमें 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। इस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 8 महिलाएं थीं। 8 क्या थी? महिलाएं थी। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला जो अपना संविधान सभा। और हमने यहाँ पे एक चीज आपको बताना भूला, टोटल इसमें भाग कितने थे? 22 भाग थे। जो संविधान बन के तैयार हुआ, इसमें कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे कुछ अदर फैक्ट के बारे में, कि जो संविधान सभा में अंबेडकर साहब आए थे, ये सबसे पहले तो आए थे पूर्वी बंगाल से। लेकिन डिवीजन के बाद पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में। तो बाद में ये कहां से आए संविधान सभा में? बॉम्बे सीट से इन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया था। एम आर जयकर ने इस्तीफा दे दिया था इनके लिए। क्लियर है? संविधान सभा में एससी की संख्या थी 26, एसटी की संख्या थी 33। आगे संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन, कुल 11 सत्र हुए थे, 11 सेशन। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना हमारा, जो संविधान बन के तैयार हुआ था, इसका इंग्लिश वर्जन में ये तैयार हुआ था। जो तैयार किया था किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया था इसको। ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया है? तो हिंदी बताएंगे आप, बसंत बसंत कृष्ण वैद्य ने किया।
वसंत कृष्ण वैद्य ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया। दोस्तों इस पर जो चित्रकारी है संविधान पर, पेंटिंग है जो, पेंटिंग किसने की? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस ने की। और साथ में व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, इन सब ने मिलकर इस पर पेंटिंग की थी। हम सब जानते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को कर दिया गया था भंग। संविधान सभा को भंग कर दिया था 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही दो काम हुए। हमने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जनगण मन, उसका द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। ये याद रखेंगे। जबकि हमने जो हमारा ध्वज था, झंडा था, इसको कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ये बस फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है। संविधान सभा में दोस्तों कुल 15 महिलाएं थी, जो बाद में इनकी संख्या कितनी रह गई थी? 8 रह गई थी, लेकिन टोटल 15 महिलाएं थी। इस प्रकार से हमारा संविधान सभा वाला टॉपिक लगभग हमने कोशिश किया है कि 90 से 95% टॉपिक ये आपका कवर हो। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हमने संविधान सभा को डिस्कस किया। अब जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा आज ही, इसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और इसी में हम आज कवर करेंगे संविधान संशोधनों को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन वीडियो से अपना लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, मूल कर्तव्य और साथ में संवैधानिक संशोधन। चूंकि संविधान सभा का टॉपिक बड़ा था, तो पहले पार्ट में हमने संविधान सभा को पूरी तरह से कवर किया। थैंक यू, धन्यवाद।